कॉपी चेक करने वाले लोग सारे पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, ठीक है, सारे पैरामीटर्स पर ये सारे पैरामीटर को फुलफिल किया कि दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। एक बार कॉपी को देखते हैं, स्कैन कर लेते हैं कि अच्छा इस कॉपी में क्या लिखा होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इतने डायमेंशंस पे आपको आंसर्स लिखना है, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो पहला वाला कि घर का भेदी का संदर्भ क्या है और लंका ढाई का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि घर का भेदी बनने का कारण क्या है। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि घर का भेदी बनने का कारण क्या होता है। प्रतिस्पर्धा होती है ना, ईर्ष्या होती है, गजब, लालच होता है, अरे गजब, एकदम ये लोग के मन की बात है, ठीक है। विचारों में मतभेद होता है, बहुत खुशी की बात है। और कब होता है, घर का भेदी कब बनता है। अपमान होता है, वाह। और क्या, महत्व किसी को कम मिलता है, वर्चस्व कम मिलता है, महत्व कम मिलता है, बदले का भावना हो जाता है, चरित्र उसका कैरेक्टर ही वैसा है। और बहुत ज्यादा लालच होता है, लालसा ज्यादा होती है। तुम क्यों दुखी हुए हो, बताओ। अच्छा, सोच रही थी हम कहें कि एकदम दुखी है तुम अलग से। और गलत संगति में पड़ जाने के कारण होता है। अरे भाई, रावण को छोड़ दो, कब का रावण मर गया, अब कितना। अच्छा, ये आप सोच रहे, बहुत अच्छा पॉइंट सोच रहे कि विभीषण, बहुत गुड बात सोचती है ये, ठीक है ना। एकदम कि बात सही है कि रावण, अरे विभीषण के साथ तो ऐसा कोई बात नहीं था ना, उसको प्रतिस्पर्धा था, है ना। तो यहाँ से एक पॉइंट निकलता है क्या, अपमान नहीं, मूल विचारों में मतभेद था, एग्जैक्टली सत्य की खोज थी, वेरी गुड। क्या था वहां पे, विचारों में मतभेद था, जो सत्य की तरफ था, है ना। कई बार क्या होता है कि आपको, अब देखो बेचारा सत्य करके भी क्या, इस काम जो है ना वो कभी पीछा ना छोड़ता। अभी भी हम लोग पढ़े, घर का भेदी लंका ढाए, निगेटिव सेंस में पढ़ रहे ना। आप सत्य के पीछे भी जाकर सत्य की खोज करके भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने कहीं भी गलती किया है तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। करेंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलो, तो क्या क्या पॉइंट्स है, हो गया, एक एक करके 2-4 पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला कारण क्या बनता है, व्यक्तिगत लाभ। व्यक्तिगत लाभ, घर का भेदी बनने का कारण क्या है, व्यक्तिगत लाभ है, ठीक है। और यह व्यक्तिगत लाभ कैसा हो सकता है, वित्तीय लाभ हो सकता है, ठीक है, वित्तीय लाभ हो सकता है। पावर को क्या बोलते हैं हिंदी में, पावर, वो शक्ति नहीं, मतलब कुछ और, सत्ता। अरे हो गया, हम बहरा थोड़ी हैं, एक एक करके सब बोले सत्ता का लोभ, ठीक है। वित्तीय लाभ है ना, सत्ता का लाभ, सत्ता का लोभ, ठीक है। इस कारण से भी क्या होगा, कोई व्यक्ति क्या बन सकता है, एस्पायरेशंस उसके ऐसे हो सकते हैं, है ना, उसकी चाह, उसकी इच्छा ऐसी हो सकती है, वो अपने लिए एक बेंचमार्क ऐसा सेट कर सकता है कि मैं एकदम, वो क्या है, ऐसा बेंचमार्क उसने सेट किया जो कि क्या है, नहीं रैशनल नहीं है, इरेशनल बेंचमार्क उसने सेट कर लिया। तुम लोगों ने सेट कर लिया कि नौकरी में जाएंगे और अगले साल जो है 50 करोड़ का बंगला बनाएंगे, है ना। व्हाट इज इट, इरेशनल बेंचमार्क, राइट। अरे हाँ या नहीं, इरेशनल हो ही नहीं सकता है, या तो चोरी करोगे, ठीक है, तो क्या करोगे तुम, ऑर्गेनाइजेशन का जो सीक्रेट्स है उन सीक्रेट्स को क्या करोगे, दूसरे को बताओगे। बेईमानी का मतलब क्या, भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है, यही तो होता है ना।
बहुत आसानी से इसमें क्या किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से इसमें क्या किया जा सकता है, जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, है ना, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप आराम से देखो कभी भी इनफैक्ट ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी क्या हो जाता है, भ्रष्टाचारी निकल जाता है, कहीं से भी निकल सकता है। तो बहुत आसानी से अगर आपके एस्पायरेशंस ज़्यादा हैं, व्यक्तिगत लाभ की इच्छा ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति क्या बन सकता है, घर का भेदी बन सकता है। देखो जैसे ही आपने ये डायमेंशनिंग कर लिया ना, ये वाला काम कर लिया ना, आंसर लिखना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ये इस पर प्रैक्टिस बहुत करो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस उठाओ, इसकी प्रैक्टिस करो। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और क्या कारण हो सकता है, वैचारिक मतभेद, सेकेंड पॉइंट वैचारिक मतभेद, है ना, विश्वास या मूल्यों में टकराव। वैचारिक मतभेद, विश्वास या मूल्यों में टकराव। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति दबाव में भी, है ना, दबाव में भी बोला कि मार देंगे गोली, नहीं तो बताओ जल्दी, है ना, अरे हाँ या नहीं, तो दबाव में भी क्या बन सकता है कोई व्यक्ति, है ना, घर का भेदी बन सकता है, ठीक है। दबाव मतलब होता है ना कि मत बंदूक पटक दिया माथा पे, बता जल्दी। हाँ तो पॉजिटिव हो गया, तो कहाँ लिखा है उसमें कि पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना। घर का भेदी का कारण किसी भी तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम बहुत अच्छे हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे जजेस मेरे घर में बहुत सारे लोग, पहले बहुत सारे लोग जो है वो इस फील्ड में थे, क्या बोलते हैं, अरे टीचिंग नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट वाला, हाँ जुडिशरी में। मेरे पिताजी बोलते कि बेटा कुछ हो जाए जुडिशरी में नहीं जाना, ठीक है, वहाँ तुम नहीं भी चाहते हुए तुमको कई बार क्या करना पड़ सकता है, गलत करना पड़ सकता है डिसीजन। कई बार आपके अब फैमिली पे के ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो आपको डिसीजन क्या लेना पड़ सकता है, गलत लेना पड़ सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी को बोल ऐसा, ठीक है, आप लोग करो जुडिशरी में जाओ, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दबाव में भी आपको क्या लेना पड़ सकता है, गलत डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को पास करना पड़ सकता है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो, ये तो बहुत आसानी से तुम लोग कनेक्ट कर रहे होगे क्या, है ना। और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के लिए ये जरूरी भी है। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड हो, ऐसे क्वेश्चंस को खोजो और वैसे क्वेश्चंस को लिखने का कोशिश करो, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आया है तो इस क्वेश्चन को एकदम लिखना ही लिखना चाहिए। और कब हो सकता है कोई व्यक्ति घर का भेदी, अपमानित करने पर, ठीक है, अपमान पे हो सकता है, प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धा की भावना से। तुम लोग क्या बोलते हैं ना कि ये नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, तो एग्जाम्पल ही तो सिर्फ हम नहीं लिखाते हैं, बाद बाकी तो सब कुछ अब लिखा ही देते हैं। तो तुम लोग, इसका मतलब तुम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है ना। ये लोग बोलते हैं एग्जाम्पल नहीं मिलता है, तो उससे पहले का तो सारा चीज हम लिखा ही देते हैं, नहीं तो भी सीधा सीधी बोलो कि एग्जाम्पल भी आप लिखा दीजिए, ठीक है। तो बोलता है कि सर एग्जाम्पल खोजने में दिक्कत हो रहा है, तो आधा चीज पॉइंट तो हम लिखा ही दिए, तो एग्जाम्पल क्या ही खोजना है ना। तो और क्या घर का भेदी कब बनता है, अपमान में, प्रतिस्पर्धा में, अन्याय में भी हो सकता है, अन्याय, ईर्ष्या, ठीक है, श्रेष्ठता की भावना, इन सभी समय में, ठीक है। प्रतिशोध मैंने कहीं लिखा है क्या, प्रतिस्पर्धा अलग होता है, प्रतिशोध अलग होता है, बदला बोलते हैं, बदला, इंतकाम, है ना, है ना, तो ये प्रतिशोध है, इंतकाम है, ठीक है, प्रतिशोध, अरे हाँ या नहीं, ठीक है। तो प्रतिशोध के समय भी व्यक्ति क्या करता है, घर का भेदी बन सकता है। अच्छा तू ये कर रहा है, रुको अभी हम बताते हैं।
गुस्सा में भी होगा, गुस्सा तो मनुष्य का, ठीक है। उसके बाद महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशंस। चलो अब एक एक करके सबके लिए मुझे एक दो एग्जांपल्स तुम लोग अभी बताओगे। मीर जाफर का एग्जांपल दे सकते हैं ना? अच्छा पंडित जी, ठीक है। मीर जाफर का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। विभीषण खुद का एग्जांपल है, हाँ जयचंद का एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो, है ना। इन सभी के लिए एक एक बताओ। वैचारिक मतभेद का एग्जांपल बताओ तो। वो सहायक संधि पढ़ा है क्या आप लोगों ने? मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा सहायक संधि। जिन्ना और कांग्रेस के बीच वैचारिक मतभेद था तो उन्होंने क्या कर दिया? राष्ट्र का विभाजन कर दिया। हाँ, HCB क्या पूरा फुल फॉर्म बताओ? इतना इतिहास नहीं आता है हमको भाई, ऐसे बोलेगा तो। अब एक दिन तो हमको INC बोल दिया, हमको समझ नहीं आ रहा तो बोल क्या रहा है, ठीक है। तो पूरा फुल फॉर्म बोले, HCB बोलता है तुम लोग, है ना। अच्छा अब ये अभी करंट का कुछ है तो यहाँ सहायक संधि में क्या हुआ था भाई लोग? ये डुप्ले था ना इसमें, डुप्ले वेलेजली सब था, है ना। डुप्ले स्टार्टिंग क्या था, क्या हुआ था इसमें? हाँ, एक राजा को वो क्या करता था, दो राजा जो आपस में लड़ रहा है उसमें एक राजा को क्या करता था, सपोर्ट करता था, ठीक है। और सपोर्ट करके क्या करता था कि उसके बारे में जानकारी वानकारी प्राप्त कर लिया, और उसके बाद में जिसको सपोर्ट करके बोला कि हम तुमको ये दिला देंगे, उसके बाद उसको भी क्या कर लिया, कब्जा में कर लिया। तो ऐसे एग्जांपल्स दे सकते। मीर जाफर का एग्जाम, मीर जाफर था ना, क्या बोला था आपने? मीर जाफर वाला जो एग्जाम्पल है वो बड़ा अच्छा है। हाँ तो व्यक्तिगत लाभ में हम कहाँ बोल रहे हैं, मैंने पूरे में बोल रहा हूँ, ये वैचारिक मतभेद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे में बोल रहा हूँ। मीर जाफर का एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। और कोई एग्जाम्पल बताओ जो कि कहाँ दबाव में यूज कर सकते हैं। दबाव में कौन है जी? दीनानाथ ही लग रहा है, जैसे दीनानाथ को चचेरा भाई है मेरा, ऐसे बोले दीनानाथ, ठीक है। ठीक है, तुम लोग खाली इतिहास पढ़ा है, सबका एग्जाम्पल्स जो है इतिहास में सबका एग्जाम्पल खोजो, ठीक है। अपमान में, प्रतिस्पर्धा में, अन्याय में, सब जो है घर का भेदी बन सकता है, ठीक है। और अभी मूवी देख के आई हैं, वो कौन सा मूवी अभी बताई थी अभी, कौन सा, पद्मावत मूवी, उसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सो देखो कि भाई लिख लेना तुम लोग, ठीक है, माफ करो अब, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन लिखो, इसका प्रभाव क्या होता है। प्रभाव क्या होता है? प्रभाव क्या होता है? तो अब इसके प्रभाव को कई डायमेंशन में बांट देते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, है ना। तो सबसे पहला राजनीतिक प्रभाव लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, राजनीतिक प्रभाव। बताओ क्या होगा राजनीतिक प्रभाव में? सत्ता विखंडित हो जाता है। अच्छा, और बताओ जब कोई विश्वासघात करता है तो क्या होता है? राजनीतिक प्रभाव क्या होता है? पार्टियां टूट जाती है, सरकार टूट जाता है, ठीक है, स्थिरता में कमी हो जाती है, ठीक है। तो राजनीतिक प्रभाव क्या लिखोगे? राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता आती है, अराजकता आती है, एग्जैक्टली। राजनीतिक अस्थिरता आती है, अराजकता आती है।
विश्वास की कमी होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। अराजकता भी लगभग वही है, अलग अलग पॉइंट्स में आप इसको यूज कर सकते हैं कि विश्वास की क्या होती है, कमी होती है ना। निरंकुशता आती है ना, जिसके पास पावर हो जाता है वो क्या करने लगता है, उसका गलत मिसयूज करने लगता है। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं किसका, जो कॉलिजन गवर्नमेंट्स वगैरह बनता है, मतलब क्या बोलते हैं, सरकारी इधर से उधर जाती है, गठबंधन की सरकार। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं कि जो 90s के समय में 1990s के समय में जो गवर्नमेंट बनता था गठबंधन की सरकार, वो बोलता था जब तक हमको क्या नहीं देगा, क्या बोलते हैं, रेलवे नहीं देगा तब तक हम जो है, बोला कि नहीं दिया रेलवे, छोड़ दिए। इस महीने महीने क्या होता था, चेंज होता रहता था पार्टी, अधिक गवर्नमेंट। नहीं समझ में आ रहा बात, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, राजनीतिक प्रभाव के बाद अब दूसरा कौन सा प्रभाव, मान लो आर्थिक प्रभाव की बात कर लेते हैं। आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे। क्या होगा जी, आर्थिक प्रभाव क्या होगा, क्या, आर्थिक अस्थिरता होती है, वित्तीय हानि हो सकता है ना, वित्तीय हानि। अरे कई बार तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाते हैं, पैसा लेके भाग गया, चोरी कर लिया, बता दिया। शेयर मार्केट में तो खूब होता है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पैसा लेके क्या कर दिया, शेयर के बारे में बता दिया, है ना। स्कैम्स वगैरह होते हैं, हर्षल मेहता, है ना। बहुत सारा एग्जाम्पल्स है इसमें, वित्तीय हानि हो जाती है। और क्या होता है, वित्तीय हानि होती है, बाजार में क्या हो जाती है, अस्थिरता आ जाती है। बाजार और स्थिरता, बाजार और स्थिरता, हाँ ये सब अस्थिरता में ही आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको अगर एग्जाम्पल लिखना हो, एक विजय माल्या का एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वेल डिफाइंड चोर है, तो है ना। जैसे कोर्ट ने इसको बोल दिया है, ठीक है। अब जिसको नहीं बोला है तो कोई नहीं बोल सकते, लेकिन ये तो भगोड़ा घोषित हो चुका है, तो आप इसमें किसके बारे में एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। किसके बारे में, विजय माल्या के बारे में। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहा था जी, आधा बोल के शांत हो गया। आरसीबी का, अरे क्या बोलता है आरसीबी का, क्या आधा बोल के चुप हो जाता है पूरा। तो श्रीलंका में आर्थिक क्राइसिस, ये इसके अस्थिरता किसके कारण आया था, तो गलत फैसला और ये घर का भेदी में दोनों में डिफरेंस है। गलत फैसला और घर का भेदी दोनों में बहुत डिफरेंस है। वो किसके कारण हुआ था, हमने जैविक कृषि के कारण अपनाने के कारण हुआ था, वो थोड़ी इसमें आएगा, वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है। चले आगे, वो इसमें नहीं आएगा। तो ये था इसका क्या प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। नेक्स्ट लिखोगे, और कौन सा प्रभाव हो सकता है इसके अलावा, सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव में क्या होता है, नैतिक मूल्य का ह्रास के साथ ही ये प्रारंभ ही होता है ना। तो सबसे पहले इसको नैतिकता के साथ जोड़ते हैं ना, नैतिक मूल्यों का अभाव हो जाता है, नैतिक मूल्यों का ह्रास ना। देखो विश्वास ना बहुत बड़ी चीज है, पूरा अर्थव्यवस्था सब कुछ विश्वास पे चलता है। विश्वास में हानि एक तरीके से मतलब समझ लो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हानि की बात है। ट्रस्ट डेफिसिट होना किसी भी चीज़ में, ठीक है, आपके पर्सनल प्रोफेशनल किसी भी लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है ट्रस्ट होता है। अदरवाइज फिर ना आप अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम ही नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में टेंशन रहेगा कि अच्छा वो क्या कर रहा होगा, तो फिर मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। फेथ
ऑलवेज आपको रखना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अपने रिश्तों में, अपने एम्प्लॉइज के अंदर। फेथ इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सामाजिक प्रभाव क्या होता है? आपका नैतिक मूल्यों का क्या होता है? ह्रास होता है। सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक सामंजस्य का अभाव हो जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगता है, अगर ये कहीं हमारा मार न देगा, बेमानी न कर लेगा, ठीक है। संयुक्त परिवार, ये संयुक्त परिवार कहाँ है यहाँ पे? एग्जाम नहीं, वो तो मैं समझ गया, लेकिन उसको कनेक्ट करना है किसके साथ? घर का भेदी के साथ। घर का भेदी संयुक्त परिवार में कहाँ होता है? नहीं तो घर का भेदी कहाँ हुआ इसमें? नोट करा सकें क्या? घर का भेदी का मतलब क्या होता है? तुम लोग कहा रही उसका निगेटिव इंपैक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट बता रहा है। घर का भेदी मतलब कि जो घर के इंफॉर्मेशन को निकाल कर बाहर देता है। संयुक्त परिवार और विखंडित परिवार में घर का भेदी का कहाँ कॉन्सेप्ट है? उसमें तो क्या है कि सबको रह रहा है, मन कर रहा है कि हमको यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है, तो घर छोड़ के चला गया दूसरी जगह। उसमें क्या घर के बात को बताता है जाके कि देखा हमारा जो सास हमारा जोड़ ये कर रहा है, हमारा ससुर हमको पीट रहा है, ये थोड़ी होता है कुछ भी। गजब बात करते हो तुम लोग, है ना। वो घर का भेदी थोड़ी हुआ। घर का भेदी का मतलब क्या होता है? घर का भेदी का मतलब जो आपके इंटरनल इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है। तो उसका सोशल इंपैक्ट क्या होता है ना, कुछ भी, है ना। मैं उस समय से बोल रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल लोग दिया जा रहा है। और बताओ क्या सोशल इंपैक्ट की बात कर रहे हैं? जैसे इन्होंने बोला नैतिक मूल्य का ह्रास, एक और क्या पॉइंट बोला था बाबू? जैसे सामाजिक सामंजस्य का अभाव हो गया, ऐसे पॉइंट सोचो। क्या? सामाजिक सहभागिता, सामंजस्य या सहभागिता, है ना। वेरी गुड। प्रगति जो होता है वो क्यों कम हो जाता है ना, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको लिखना है, ठीक है, ठीक है। आपराधिक गतिविधियों में बढ़ावा दो तुम सब जो है ना, ठीक है। ये कैसा प्रभाव हो गया बोलो? सामाजिक प्रभाव। अब सामाजिक प्रभाव के बाद नेक्स्ट लिखोगे आप लोग पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है भाई लोग? पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हो जाता है? जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं ना। जैसे मान लो कि खनन हो रहा है, खनन कॉन्सेप्ट समझना, खनन हो रहा है तो क्या है, अगर कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझना आप लोग सभी लोग, इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट बता रहा हूं। कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है, तो इलीगल माइनिंग कर रहा है तो क्या हो रहा है? ये इलीगल माइनिंग कब होगा, कैसे हो सकता है? जब उसके बारे में, इलीगल माइनिंग के बारे में या माइनिंग के बारे में, माइंस के बारे में कोई ना कोई क्या हो, वहां का ऑफिसर या वहां का कोई व्यक्ति क्या करे, इंफॉर्मेशन दे। जैसे कोयला खदान का क्या करना है? खनन करना है। एक एग्जाम्पल समझ लो, कोयला खदान में क्या करना है? खनन करना है। तो कोयला खदान में खनन कब हो सकेगा? जब या तो गवर्नमेंट उसको क्या दे, परमिशन दे, या कई बार इलीगल कैसे होता है? जब वहां जो गया हुआ आदमी है, रहा हुआ आदमी है, वो क्या करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और इसका क्या इंपैक्ट होता है कि मान लो इलीगल माइनिंग हो गई है, और इलीगल माइनिंग होने से क्या होगा कि कई बार क्या हो सकता है कि कोई इलीगल माइनिंग हो गई है और कोई गया, उसको उसके बारे में पता नहीं था और उसका क्या हो गया, डेथ हो गया। पहले से वो इलीगली माइन हो चुका है, खनन हो चुका है, और खनन होने के बाद कोई व्यक्ति गया, उसको पता नहीं है वहाँ के गड्ढे के बारे में, वहाँ के पारिस्थितिकी के बारे में, और उसका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो पर्यावरणीय प्रभाव में हम लोग क्या लिख सकते हैं? पर्यावरणीय प्रभाव में कि जो पर्यावरण संरक्षण का जो पर्यावरण संरक्षण का जो प्रयास है, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास में कमी आ सकती है, हाँ या नहीं? कमी आ सकती है। पर्यावरण संरक्षण के प्रयास में कमी आ सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या?
किसी में कमी आ सकती है? पर्यावरण संरक्षण के प्रयास में कमी आ सकती है। दीर्घकालिक पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हो सकता है। दीर्घकालिक पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण हो सकता है। जैसे बिहार में पहले माइग्रेटरी स्पीसीज आते थे, एक एग्जांपल समझ लो, है ना। बेगूसराय में, कटिहार में, गोगाबिल लेक और कांवड़ लेक दरभंगा में। अब समझना, कंजर्वेशन इफोर्ट्स लाने से पहले ही, कंजर्वेशन इफोर्ट्स मतलब उन पक्षियों को बचाने से पहले ही, है ना, उन पक्षियों को बचाने से पहले ही क्या हुआ? उन पक्षियों को बचाने से पहले यहाँ का आदमी जो है वो क्या किया? पक्षी आया, मार के खा गया, है ना। अरे हाँ या नहीं, है ना, करता है ना यहाँ का लोग। पक्षी सब आया, उस पक्षी को पहले ही मार के खा गया। तो जब पक्षियों को मार के खा जाएगा तो क्या होगा? पक्षियों को मार के खा जाएगा तो क्या होगा? जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पारिस्थितिकी तंत्र का क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। करना क्या था वहां के लोगों को? करना क्या चाहिए था? बताना चाहिए था। किसको? जो संरक्षण करने वाले लोग हैं उनको बताना चाहिए था कि यहां पर क्या है, स्पीसीज आए हैं। और हमने पहले ही क्या किया? घर का भेदी मतलब क्या? जिसको पहले से इसके बारे में क्या था? पता था। क्या किया? मार के खा गया। अरे हाँ या नहीं? अवैध रूप से खनन, अवैध, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? अवैध खनन। अब पक्षी सबको लग गया कि भाई न जाना है बिहार में। यहाँ का पहले पता है बहुत सारे पक्षियाँ आती थी यहाँ, ठीक है। हाँ, लैंडस्लाइड का एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग। बहुत सारे पक्षी सब आता था यहाँ पे। यहाँ का आदमी सब जो है मर मर के खाने लगा। कहा कि ना भाई, उधर गया तो गया, अब दोबारा आ ना सकता है, इसलिए बचा, रोको इसको। नेक्स्ट, तकनीकी प्रभाव क्या हो सकता है? साइबर अटैक, वेरी गुड। इंफॉर्मेशन दे दिया, ये आजकल तो सब कुछ तकनीक ही है ना। तो पहला पॉइंट, साइबर अटैक हो सकता है। और क्या हो सकता है तकनीकी अभाव में? इनोवेशन का लॉस हो सकता है। इनोवेशन यानी कि नवाचार। पेटेंट का अधिकार में कमी हो सकता है। ये कई पेटेंट, जैसे पेटेंट लॉस हो सकता है, ठीक है ना, बौद्धिक संपदा अधिकार का। ठीक है, तुम लोग अच्छा सोच रहे हो, ऐसे ही लिखना है। बौद्धिक संपदा अधिकार का हनन हो सकता है। वेरी गुड, गुड पॉइंट, बहुत अच्छा। ठीक है, तो इतने और भी डायमेंशंस में लिख सकते हो। चाहो तो लीगल डायमेंशन में लिख लो, इथिकल डायमेंशन में लिख लो, जितने डायमेंशन में आप चाहो उतने डायमेंशंस में आंसर को लिख सकते हो। इथिकल डायमेंशन में क्या होगा? समाज के लिए क्या हो सकता है? एक गलत, ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट हो सकता है ना। ये सबसे जरूरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मान लो कि कुछ गलत किया और उसको हमने क्या बना दिया, एक रोल मॉडल बना दिया। फलाना बाबू जो है 20,000 रुपया कमा के 20 लाख का घर बना लिए, है ना। कैसे बनाए वो? ऑफिस की बातों को बेच के कोई गलत तरीके से, और हमने उसको क्या बना दिया? रोल मॉडल बना लिया। और रोल मॉडल बना दिया, एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। और जब एक्सेप्टेबिलिटी हो गई तो क्या हो गया? सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग इसको एथिकल डायमेंशन में भी देख सकते हैं। एथिकल डायमेंशन, बस समझ में आ रहा है क्या आप लोग को, है ना। एथिकल डायमेंशन में भी देख सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमने बनाया था, सो बताओ, है ना? इसका प्रभाव बना लिया था, क्या प्रभाव बना लिया, कारण बना लिया। अब लिखते पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे कि ऐसे अंदरूनी लोगों की पहचान कैसे करें, ऐसे विश्वासघाती लोगों की पहचान कैसे करें, है ना? मिल जाए ना उसको पकड़ के एकदम उठा के फेंक देना है, ठीक है? ऐसे विश्वासघाती लोगों की पहचान कैसे करें। आप लोग बताओ भाई, लोग कैसे पहचान करो? हाव भाव से ना। विश्वासघाती लोगों की पहचान कैसे करें। पहला पॉइंट भाई लोग, बचाव क्या व्यक्ति से, ठीक है? सबसे पहला है व्यवहार विश्लेषण। सबसे पहला है व्यवहार में विश्लेषण से, व्यवहार में विश्लेषण से। और व्यवहार विश्लेषण में क्या करना है, विसंगतियों की निगरानी करें। विसंगति की निगरानी करें। विसंगति का मतलब क्या होता है? नहीं, विसंगति का मतलब गलत संगति तो कुसंगति होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या उसका जो बिहेवियर है ना, क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है? वो एकदम, मैं बोले ना कि जब ऐसा होगा ना तो वो एकदम मुंह चुरा के भागना शुरू करेगा, ठीक है? फेस नहीं करेगा आपको, ठीक है? उसको डर लगा रहेगा। जैसे चोर रहेगा ना, तो कहीं भी हल्ला होगा कि चोर आया चोर आया चोर आया, ये चोर पकड़ा है, वो अपना घरे में छुप के बैठे लगा, कहीं हमरा तो नहीं पकड़ लिया। अरे होता है कि नहीं? वो सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है, सहमा हुआ। तो इसको पहचानना कैसे? उसके अगर ध्यान से सुना, उसके अगर एक्टिविटी में चेंज आ रहा है, एक्टिविटी में चेंज ऐसे नहीं आता है, तुरंत में नहीं आता है। अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है, ठीक है, वो चोर चोर टाइप कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति कैसा है, कैसा व्यक्ति है, विश्वासघाती है, ठीक है? ऐसे लोगों की पहचान करो, एकदम उसको उठा के फेंको, ठीक है ना? दूसरा क्या होगा, उसका व्यवहार संदिग्ध, क्या बोलते, संदिग्ध, क्या, संदिग्ध, जो भी है देख लेना, संदिग्ध व्यवहार। उसका व्यवहार जो होगा वो कैसा हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। उसकी दिनचर्या में बदलाव हो सकता है। हम बताएं, वो चेहरावे देख के पता चल जाता है, वो चोर ऐसा उसका मुंह हो जाता है ना। वो जो है ना, वो इससे मतलब जैसे उसको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन खुशी वो ना ऐसा चोर ऐसा मुंह बनाए रहेगा ना, एकदम चुक्का ऐसे ऐसे करके घूमते रहेगा। उसको लगे देखिए कि पता चल जाएगा कि जो है ना, पक्का जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है? ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं होता है, फेस से दिख जाता है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो एकदम वो जॉली मूड में रहेगा नहीं, उसके बाद वो लगेगा इसे। अपग्रेडेड चोर है ना। चलो अब इसका दूसरा उपाय बताएंगे, ठीक है? इसी के लिए क्या आया है, एआई आया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सब बताते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है? इसी के लिए क्या आया है, डेटा साइंस आया है, ठीक है? डेटा साइंस आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी के लिए आया है, ठीक है? वो अभी लगा देता है ना, क्या बोलते हैं, वो माथा में ये वो लगा देता है, सच बोलता है तो हरा जलता है, झूठ बोलता है तो पीला लाल जलता है।
तुरंत पता कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तुम खाली पकड़ के तो लो ऐसे आदमी को, तुमको लगे कि हाँ ये जो है इसके व्यवहार में कुछ गड़बड़ी है, देखो तुरंत उसको ठीक कर देंगे, टेंशन मत लो। हाँ अच्छा, पॉलीग्राफी फेल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे अभी नया, तुम इसी में रिसर्च करो, ठीक है ना। इसी में रिसर्च करो कि चोर को पकड़े तो पकड़े कैसे, ठीक है। देखो भाई इस पर रिसर्च नहीं करना है ना, नंबर लेकर आना है ना। पॉलीग्राफी से जो कहीं ना कहीं से पकड़ा जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, तुम कितना आंख में आंख डाल के चोरी कर लेगा, लेकिन उसके व्यवहार में तो परिवर्तन आ जाता है, ये मैंने देखा है। तो अगर किसी के व्यवहार में परिवर्तन आया है, विसंगति दिख रहा है, उसका दिनचर्या में बदलाव आया है, तो ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है, बोलो कैसा हो सकता है, विश्वासघाती हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हमें और कैसे हम पहचान करेंगे विश्वासघाती लोगों का, तो रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करके, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करके, रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करके। रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, जो अच्छा काम करे उसको, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति भी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशल ब्लोअर कहते हैं, विशल ब्लोअर। ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चीज़ है। विशल ब्लोअर का मतलब होता है कि बजाना, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, कोई आवाज़ देना कि गड़बड़ हो रहा है। ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है विशल ब्लोअर, कि वो बताने वाला व्यक्ति होता है उसका कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उसके बारे में लोगों को क्या करना, बताना, क्या कहलाता है, विशल ब्लोअर कहलाता है। तो रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करें, विशल ब्लोअर लाएं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, कैग करता क्या है, ऑडिट, है ना। तो वित्तीय ऑडिट यानी कि लेखा परीक्षा, वित्तीय ऑडिट को प्रोत्साहित करें, लेखा परीक्षा को प्रोत्साहित करें। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, कार्यों का आकलन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्क, उसके नेटवर्क, किससे किससे दोस्ती है, ठीक है ना, कैसा कैसा जानवर आदमी किससे दोस्ती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, नेटवर्क और समाधान नहीं है भाई, पहचान में आएगा। क्या सिस्टम के अंदर अगर रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग को हमने प्रोत्साहित किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, रिपोर्टिंग को अगर हमने प्रोत्साहित किया हुआ है तो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर रिपोर्टिंग सिस्टम अपना टाइट है तो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति क्या करेगा कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वो क्या करेगा, आपको आकर बताएगा। तो आप क्या होगा, जैसे रिपोर्टिंग को आपने सिस्टम के अंदर क्या कर दिया, या विसल ब्लोअर को आपने अपने सिस्टम के अंदर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो जैसे इस विसल ब्लोअर फिक्स करेंगे तो क्या होगा, जो भी बजाएगा विसल ब्लोअर, जो भी रिपोर्टिंग करेगा, इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग कर रहा है, मतलब क्या है कि वो किसकी पहचान हो जा रही है, बोलो विश्वासघाती व्यक्ति की पहचान हो रही है। ऑडिट करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि कौन गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। नेटवर्क और उसके किसी व्यक्ति के नेटवर्क की बात करेंगे, उसका किससे किससे दोस्ती है, उसका संबंध किसके साथ है, किससे साथ खाना पीना हो रहा है, जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसका क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रशिक्षण, अच्छा एक पॉइंट और कि कैसे विश्वासघाती लोगों की पहचान करें, तो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का प्रयोग करें, ठीक है।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या देखा था हमने? हाँ बोलो। हाँ क्या नैतिकता की बात करने और? हाँ हाँ वो समझ गया, मैंने नैतिकता की बात की। नहीं नहीं नहीं, ये नेटवर्क और संबंध की जांच करने का मतलब क्या है? उसका फोन थोड़ी बैठ के चेक करना है, गजब बात करते हो। तो एथिकल तरीके से आप नेटवर्क की जांच नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आपको किसी के ऊपर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, किसी आप दूसरे ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के अगेंस्ट है, तो हम जांच करेंगे बिल्कुल, उसमें एथिकल नॉन एथिकल नहीं है। लेकिन ऐसे थोड़ी जांच कर रहे हैं हम लोग, जब उसके बिहेवियर में एनोमली आ रही है, ठीक है, या एथिकल तरीके से भी जांच कर सकते हैं। हम उनसे बता सकते हैं कि आप अपना खुद का ऑडिट, मैं नहीं, मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में गलत नहीं कर रहा हूँ तो भी ऑडिट होता है भाई। एथिकल हैकिंग भी होती है, हैकिंग भी एथिकल है, किसी का अति थोड़ी करना है, एथिकल हैकिंग भी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो लास्ट, सब इथिक्स है, ठीक है, हर चीज इथिक्स है, पूरा जिंदगी इथिक्स है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? समाधान। चलो भाई लोग बताओ कैसे समाधान निकलेगा? रणनीति को चेंज करें, ठीक है, बहुत खुशी की बात है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कल्चर अच्छा डेवलप करना है। कैसा कल्चर? ये वाला जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं, ये वाला पॉइंट्स मैं लिखा ही देता हूं आपको पूरा, ठीक है। ये आप लोगों से पूछ के नहीं, पॉइंटर्स में नहीं, मैं लिखाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लीडरशिप के किसी भी क्वेश्चन में आप ये पॉइंट यूज करोगे, लीडरशिप का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ये पॉइंट यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो लिखोगे आंतरिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए और जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय उपाय और रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला, एक मजबूत और रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक मजबूत संगठनात्मक संगठनात्मक संस्कृति स्थापित करें। लिख लिया क्या सभी लोगों ने? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था कि ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही हो जाता है जैसा उसका क्या होता है, लीडर होता है ना। कराया था क्या मैंने कि एक ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही हो जाता है जैसा उसका क्या होता है, लीडर होता है। तो अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एस्टैब्लिश करना चाहिए, जहां पर कि संगठन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रस्ट हो, ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा नहीं लगे कि ये सिर्फ मेरे लिए है। ऐसा लगना चाहिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत होता है, जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, एक ऐसा लोग कि मेरा काम बनता, बस मेरा काम बन जाना चाहिए। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो कि और ऐसे लोग होते हैं क्या ना कि डेली का
मैं फिर से बोल देता हूँ, रुक जाए। सक्रिय के बाद मैंने क्या लिखा है बताओ तो आप लोग। सक्रिय उपाय, दुर्गेश लिखोगे आप, सक्रिय उपाय और रणनीति महत्वपूर्ण है। सक्रिय उपाय और रणनीति महत्वपूर्ण है। डन, ओके, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऐसा डेवलप किया है, ठीक है, ऐसा कल्चर डेवलप किया है, ठीक है। अब देखते होगे कि जो आईटी सेक्टर वाले में लोग होते हैं वहाँ का कल्चर दूसरा होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग होते हैं उनका कल्चर दूसरा होता है। तो ये कल्चर डिपेंड किस पे करता है। और देखना जैसा वो लोग होगा ना, जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं तो उसका क्या होगा कि फायदा हो नहीं हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमाए नहीं कमाए, उसको वीकेंड बनाना है, ठीक है, कुछ होगा चल जाएगा कहीं घूमने, ठीक है, वो दिन भर अपना घूम रहा है, मस्त, गलत या खराब कुछ नहीं है, ठीक है, वो अपना घूम रहा है, ठीक है। जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोग होंगे तो उनका क्या होगा कि सेविंग का संस्कृति होता है, ठीक है, बचत करें बचत करें बचत करें बचत करें, कहीं भी जाएंगे तो कैलकुलेशन, प्रॉपर कैलकुलेशन की, यहाँ जाएंगे तो इतना खर्च होगा नहीं होगा, एकदम प्रॉपर कैलकुलेशन होता है, संस्कृति है। तो ऐसा संस्कृति डेवलप करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा कल्चर डेवलप करना है कि लोगों के अंदर खुद में क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन की ऐसा लगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का लॉस नहीं है, ये मेरा लॉस है, ये मेरी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन है, ये मेरी एफिशिएंसी पे क्वेश्चन है ना। जैसे आप लोगों का रिजल्ट आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसा देखेंगे, मैं ऐसा सोच के चलूँ, एक हम लोग अब एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, अगर मैं ऐसा सोच के चलूँ कि आपका रिजल्ट मेरा रिजल्ट है, तो मैं ऐसा काम करूँगा कि आपके लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो सब कुछ मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, प्रोवाइड करूँगा। मुझे लगा कि काम तो हो ही गया मेरा, छोड़ दिया मैंने, आपको लगा कि मैंने यहाँ से जितना करना था काम कर लिया, अब अपने घर पे बैठे हुए हैं। म्यूचुअल जब तक कनेक्शन नहीं होगा, म्यूचुअलिटी नहीं होगी, म्यूचुअल सहसंबंध नहीं होगा, तब तक क्या होगा, तब तक आप ऑर्गेनाइजेशन को, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए कि आपके लिए लेना चाहते हैं, अपने लिए तो है ही, लेकिन सही बोलते खराब बोलते गलत बोलते नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय जो अनुभूति होती है वो एक अलग तरह की अनुभूति होती है कि उनका, कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि बस हम इसलिए चाहते हैं रिजल्ट की, मतलब अब मेरा तो अच्छा हो ही हो, ठीक है, लेकिन आप मतलब चाहते हैं कि आपके लिए भी मेरा रिजल्ट हो, तो वो जो अनुभूति होती है वो एक अलग होती है। तो जब ये साहचर्य का जो संबंध होता है, जब एक कल्चर ऐसा डेवलप होता है जहां पर विन विन सिचुएशन होता है, जहां दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, वहां पर फिर इस तरीके का विश्वासघात की जो संस्कृति होती है, वो विश्वासघात की संस्कृति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अरे हाँ या नहीं, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मजबूत संगठन को स्थापित करना है, और उस मजबूत संगठन के कंपोनेंट क्या होंगे, कंपोनेंट क्या होंगे, चीजों में क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। मजबूत संगठन के कंपोनेंट क्या होंगे, चीजों में, कार्यकलापों में क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। उसके साथ, पारदर्शिता के साथ और क्या होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, वो क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बातों में खुलापन होना चाहिए, हिडन बातें नहीं होनी चाहिए। आधा बात करिए, आधा बात का मतलब नहीं है, ऐसे बात नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाकर चीज बढ़िया होगा। और क्या किया जा सकता है, सो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा मजबूत सुरक्षा उपाय भी लागू किया जा सकता है। मजबूत सुरक्षा उपाय भी लागू किया जा सकता है।
तो लास्ट हमने डिस्कस करा था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, मजबूत सुरक्षा उपाय करना चाहिए, ठीक है, मजबूत सुरक्षा उपाय करना चाहिए। और इसके लिए हमने देखा था कि हम लोग क्या करें, कर्तव्यों का पृथक्करण करें। और क्या क्या मैंने लिखाया था, ऐसा कुछ लिखाया था क्या? जैसे क्या लिखाया था बताओ, पूरा लाइन पढ़ो एक बार। जैसे कर्तव्यों का पृथक्करण, जैसे कर्तव्यों का पृथक्करण, नियमित सुरक्षा ऑडिट इत्यादि। मजबूत सुरक्षा ऑडिट इत्यादि, या नियमित सुरक्षा ऑडिट एक ही बात है, इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसके अलावा जोखिम प्रबंधन नीतियों को जोखिम प्रबंधन नीतियों जोखिम प्रबंधन नीतियों को विकसित करना आवश्यक है, विकसित करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत जोखिम मूल्यांकन और उसका प्रबंधन, जोखिम मूल्यांकन और उसका प्रबंधन शामिल है। जोखिम मूल्यांकन और उसका प्रबंधन शामिल है। कॉन्सेप्ट समझना, देखो पहले लिख लो सभी लोग। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ भी कर लो, कितना पहचान लो, समझ लो, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे, सभी के आप एस्पायरेशंस को आप फुलफिल नहीं कर सकते। ऐसा लोग मिलेगा ही मिलेगा, एकदम एकदम फिक्स है, मिलना ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जोखिम, जो रिस्क है उसका एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, कि रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है, कि कैसे अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो कैसे हम लोग मैनेज करें। जैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, ठीक है, कि हमारे यहाँ क्या होता है, कैसा रिस्क हो सकता है। जैसे हम लोग किसी को देते हैं कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो कि टेस्ट का क्वेश्चन बनाने के लिए, देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो एकदम पॉसिबल है कि वो क्या कर सकता है कि उस क्वेश्चन को वो कहीं से निकाल के जो है वो क्या कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है, वो एकदम पॉसिबल है कि बनाने, कई बार ऐसा भी संभव हो सकता है कि बनाने से पहले ही बेच सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक टेस्ट का पेपर नहीं बनवाता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक टेस्ट का 3 पेपर बनवाता हूँ। जैसे पहला टेस्ट हुआ तो उसका 3 पेपर बनवाता हूँ, ठीक है, और 3 अलग अलग आदमी से। और सबसे बड़ी बात है कि ये 3 अलग अलग आदमी जो होते हैं वो यहाँ के होते नहीं हैं, ठीक है। आप देखोगे कि जैसे पहला टेस्ट हुआ था तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना वो साउथ इंडिया का था, ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन बनाया था वो साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, ठीक है, इसीलिए जो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो था वो क्या था, साउथ इंडिया का था, ठीक है। तो मैं अलग अलग जगह से क्वेश्चन बनवाता हूँ, 3 सेट, पूरा 150 का, और उसके बाद मैं रैंडमली अपने, मैं खुद उसके बाद मैं सिर्फ मैं करता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि तीनों में से, सेट में से क्वेश्चंस निकालता हूँ। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, देख के मुझे जो लगता है ठीक ठाक मैं उसमें से क्वेश्चंस निकालता हूँ और उन तीनों क्वेश्चंस को मिला के एक सेट तैयार करता हूँ। तो ये क्या है, पॉसिबल है कि वहाँ से क्वेश्चन गायब हो सकता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको क्या किया, जोखिम का प्रबंधन, ठीक है, जोखिम का प्रबंधन, ठीक है। उसी तरीके से जब आपके आर्टिकल्स बनते हैं, क्या बोलते हैं आपको, एनालाइजर का आर्टिकल बनता है, तो एनालाइजर का आर्टिकल में भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि, क्योंकि एक एक आर्टिकल का बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है उन लोगों को, ठीक है, और सभी लोग पूछते रहते हैं कि ये आर्टिकल कौन बनाया। तो मैं क्या करता हूँ कि बहुत सारे आर्टिकल्स बनवाता हूँ, बनवाने के बाद फिर उसमें रिव्यू के लिए एक अलग आदमी को देता हूँ, और उसमें नए नए एंगल से एड ऑन करवा देता हूँ। फिर उसके बाद अलग आदमी को देता हूँ, 3-4 आदमी को देके तब उसका ऐसा रिव्यू करवा देता हूँ कि पता ही नहीं चलता कि वही बनाया था। वो पूछता है कि सर मेरा वाला बनाया हुआ टॉपिक तो वही, उसके अंदर बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोखिम का प्रबंधन बोलते हैं, ठीक है, कि जोखिम को कैसे, जो प्रॉब्लम होगा उसका कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे कि बहुत दिनों तक मैंने ऑनलाइन क्लास नहीं लाया, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ऑनलाइन क्लास के ऊपर जो है ना, जिसका नाम होगा ना उसका नाम उसके ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो बाहर हुआ तुरंत उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है, कि कौन है तुम,
ठीक है, उसका नाम जहाँ पर वीडियो चलेगा उसका नाम अब दिखना शुरू हो जाएगा थोड़े टाइम में। ठीक है, ये क्या है, जोखिम का प्रबंधन है। बात समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, है ना। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है, अगर आपके अंडर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है, आपके कार्यों में ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, अगर आपका क्या बोलते हैं, आपका लीडरशिप क्वालिटी है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, एक मजबूत सुरक्षा उपाय को लागू करना चाहिए। क्लियर है क्या सभी को? अरे बोलो, कम से कम यस सर बोलते रहो, समझ में तो कम ही आता है, ये तो पता ही है मुझे। ठीक है, बट हाँ बोलो। नेक्स्ट लिखोगे, टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाना चाहिए। किसका कौन पेज है? टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाना चाहिए, है ना। ठीक है, इसके अंतर्गत उन्नत निगरानी और विसंगति का पता लगाना, और डेटा हानि रोकथाम प्रौद्योगिकियां शामिल है। इसके साथ ही नैतिक व्यवहार, नैतिक प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों को मजबूत करना चाहिए। साथ ही हायरिंग प्रोसेस को और मजबूत बनाकर नए कर्मचारियों के बैकग्राउंड को क्या, पृष्ठभूमि, नए कर्मचारियों के पृष्ठभूमि की जांच कर नए कर्मचारियों के पृष्ठभूमि की जांच कर उन्हें पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्हें पदों पर क्या करना चाहिए, नियुक्त किया जाना चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखना है जो आंसर्स को। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? चलो अब इसका निष्कर्ष लिखो। निष्कर्ष लिखेंगे, यह कहावत आंतरिक तोड़फोड़ या कौन सा शब्द यूज करोगे, आंतरिक क्षति से लिखोगे। हाँ, आंतरिक क्षति से उत्पन्न जोखिमों के बारे में बताती है। ऐतिहासिक लड़ाइयों से लेकर समकालीन राजनीतिक बदलावों तक अंदरूनी सूत्रों की विनाशकारी क्षमता
विनाशकारी क्षमता अत्यंत प्रभावी रही है। आवश्यकता है ऐसे कार्यों के पीछे के कारणों को जानने की, ऐसे कार्यों के पीछे के कारणों को जानने की, उन्हें रोकने के लिए रणनीतियों को बनाने की। मैंने हमेशा बोला है पॉजिटिव निगेटिव, है ना, उन्हें रोकने की रणनीतियों को बनाने की और संस्था की सततता को बनाए रखने की। यह कहावत न केवल विभिन्न युगों और क्षेत्रों में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बताता है। विभिन्न युगों और क्षेत्रों में क्षेत्रों में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बताता है, बल्कि आंतरिक खतरों से बचाव के लिए सतर्कता, विभिन्न खतरों से बचाव के लिए सतर्कता और सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर भी, सतर्कता और सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर भी, सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर भी बल देता है। सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर भी क्या देता है? बल देता है। तो हमेशा मैंने बोला कैसे निष्कर्ष लिखना है, मैंने बोला कि यह बताता किसके बारे में, पॉजिटिव्स बताए कि तोड़फोड़ या इससे क्या क्या चुनौतियां हैं उस पर बल देता है। मैंने हमेशा बोला निष्कर्ष कैसे लिखना है, पॉजिटिव्स, ठीक है, फिर उसके बाद क्या, निगेटिव्स, याद रखो भाई लोग, सभी लोग, पॉजिटिव्स, निगेटिव्स, उसके बाद क्या, सॉल्यूशन, और तब लास्ट में क्या, विजन। हमेशा ये चार चीजें याद रखना, पॉजिटिव्स, निगेटिव, सॉल्यूशन एंड विजन। तो मैंने बताया कि यह किस चीज को बताता है, तो फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा है, पढ़ो आप लोग, कि यह कहावत जो है यह जोखिमों की बात बताता है, कि जोखिम का क्या क्या चैलेंज हो सकता है, जोखिम से क्या क्या लॉस हो सकता है, उसके बारे में बताता है। पॉजिटिव्स हो गया। उसके बाद इसका एग्जाम्पल दे दिया कि पहले भी ऐसा होता रहा है, वर्तमान तक भी ऐसा होता रहा है, ठीक है। अब निगेटिव क्या, कि ये तो है, लेकिन अब हमें क्या समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का कारण क्या है ना, इसके पीछे के कारणों का जानना होगा, और कारण को जानकर उसका क्या देना पड़ेगा, बोलो भाई लोग, सॉल्यूशन। और जब हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे तो इसके इंपॉर्टेंस को बताया कि कहावत और कहानियां जो है हमारे जोखिम प्रबंधन में क्या होती है, सहायक होती है। ये चार चीजों को लिखकर आप क्या करते हैं, निष्कर्ष को लिखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर और कुछ नए टॉपिक्स के साथ करेंगे। ये पूरा मैंने लिखा है, बस आपका एक इंट्रोडक्शन बच गया है। नेक्स्ट क्लास में पहले मुझे बोलना, मैं पहले इंट्रोडक्शन इसका लिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस हो गया, अब इंट्रोडक्शन में लिखा दूंगा इस क्वेश्चन। हाँ, थीम को भी लिखेंगे कि यह मुख्य रूप से यह विश्वासघात और उसके कारणों और परिणामों के बारे में दर्शाता है, ठीक है। अब आप लोगों से इससे लिखा रहा है थोड़ा बहुत, पहले से ज्यादा ये लोग अव्यक्तानी हो गया फिर से, है ना। ठीक है, चलो भाई मत बोलो, कोई बात नहीं, थैंक यू।